हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई के एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक रेजिस्टेंस R जिसकी वैल्यू हमें मेजर करनी है और यूजिंग अ मीटर ब्रिज स्टूडेंट चूजेस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S टू बी 100 ओम। तो मीटर ब्रिज में जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है उसकी वैल्यू जो है वो 100 ओम के बराबर है और नल पॉइंट उसको जो प्राप्त होता है दैट इज 2.9 सेंटीमीटर। ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एक्यूरेसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल वे। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कौन सा जो है ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो पहले हम मीटर ब्रिज एक बार बनाते हैं कि ये मीटर ब्रिज होता है। यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस को रखा जाता है, R रखा है। यहाँ पे दूसरा स्टैंडर्ड रेजिस्टर रखा जाता है S इज इक्वल टू 100 ओम जो क्वेश्चन में दिया है। और यहाँ पे एक वायर होता है 1 मीटर जिसकी लेंथ होती है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर रखा होता है, यहाँ पे होती है जॉकी। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब बैलेंस पॉइंट आता है यानी गैल्वेनोमीटर में करंट 0 के बराबर है तो ये वाली लेंथ 2.9 सेंटीमीटर आती है। पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है, ये 2.9 सेंटीमीटर की है, तो मैं कह सकता हूँ ये कितना होगा 97.1 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे मैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूँ दैट दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। तो ये लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 100 इंटू 2.9 इज इक्वल्स टू 97.1 इंटू R। सो R आपको मिलता है 100 इंटू 2.9 डिवाइडेड बाय 97.1। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको ये 3 ओम के बराबर रेजिस्टेंस मिलने वाला है। 3 ओम के बराबर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहते हैं कि हम ये एक्यूरेट रिजल्ट मिलना चाहिए और हमको ये बात पता होनी चाहिए कि यदि मीटर ब्रिज में आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त करना है तो ये जो बैलेंस पॉइंट है ये इस पूरे वायर के ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे होना चाहिए। यानी कि टू फाइंड द एक्यूरेट रिजल्ट, टू फाइंड एक्यूरेट रिजल्ट हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमारा जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ये 50 सेंटीमीटर यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ है अप्रोक्सीमेटली और ये भी लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा। और ऊपर जो है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू लगभग 3 के बराबर है, लगभग 3 के बराबर है, कुछ कम ज्यादा हो सकती है, लगभग जो है ये वैल्यूज मैं लिख रहा हूं। और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कुछ होगा। तो मैं यार कह सकता हूं कि यदि ऐसी कंडीशन पे हमको बैलेंस करना है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो है उसको भी लगभग 3 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज ये ऑलमोस्ट आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इसका मतलब कि बैलेंसिंग लेंथ को ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे लाने के लिए हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को 100 ओम की जगह घटाकर लगभग 3 के आसपास हमें रखना होगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां पे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को 3 ओम के आसपास रखा गया है, विच इज ओनली योर ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा आंसर होगा। पहले ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गलत ही हो गए, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओप्स, ज्यादा आगे, ज्यादा ऊपर, ज्यादा नीचे, ओके। ठीक, ओके, एक्सक्यूज मी। तो यहां पे आपको दिया है कि ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है। वी हैव टू फाइंड इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज इंक्रीज्ड इन विच डायरेक्शन विल द बैलेंस पॉइंट J शिफ्ट। ये हमारी जो जॉकी है ये इस तरफ हमको शिफ्ट करनी पड़ेगी या इस तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी, ये आपको बताना है यदि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है। तो मैं आपको ये समझाता हूं दोबारा से कि ये प्राइमरी सर्किट इसे कहा जाता है, प्राइमरी सर्किट। और प्राइमरी सर्किट में हमारे क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक वायर है, ये रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, ठीक। तो प्राइमरी सर्किट में करंट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, करंट इन द प्राइमरी सर्किट इज इक्वल टू E अपॉन रियोस्टेट का रेजिस्टेंस R प्लस इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस मैं कह सकता हूं RAB, ये इसमें करंट की वैल्यू है। और जब हम इसको बैलेंस करते हैं इस बैटरी से, बैटरी E1 है, मान लीजिए इसका EMF E1 के बराबर है, ये लेंथ जो है वो L1 के बराबर है
और जो टोटल लेंथ है बेटा वो किसके बराबर है, कैपिटल एल के बराबर है। तो यदि मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे निकालता हूं तो आपको यहाँ पे मिलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू कि टोटल पोटेंशियल ए बी के अक्रॉस कितना है डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई पी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर ए बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। आई इंटू आर, ओम्स लॉ इस्तेमाल किया है, ये आ गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। इस ए बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी पूरी लेंथ से भी इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा। और जब आप इसको बैलेंस कर रहे हैं L1 लेंथ पर, तो मैं कह सकता हूं कि जो बैटरी है बेटा E1 जो बैटरी है इसका EMF और इसके द्वारा लगाया जाने वाला EMF जो है बराबर हो चुके हैं। तो इस सर्किट में करंट जो है 0 के बराबर हो जाता है, नीचे वाला सर्किट में करंट 0 के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे कंडीशन बनती है E1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L1। तो ये बन जाती है सिचुएशन, दैट IP विच इज E अपॉन R प्लस RAB इंटू RAB इंटू L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ये आपके पास एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ये एक्सप्रेशन आपको मिलता है। यदि इस बैटरी को बैलेंस करना है तो ये आपको फॉर्मूला मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम कैपिटल R की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है इसको इंक्रीज किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल ये जो ओवरऑल क्या है, ये क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होने की कोशिश करेगी। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है बेटा ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें L1 जो है एक ऐसी क्वांटिटी पकड़नी है जो चेंज हो सकती है, विच इज L1। तो L1 को यदि हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और L1 बढ़ाने का मतलब है कि हम इस जॉकी को A से B की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमें इस L1 लेंथ को बढ़ाना होगा, जॉकी को इधर खिसकाना होगा यदि हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है तो। समझ गए? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसे है, नीचे की तरफ आ गया है, थोड़ा सा इसको हम अलाइन कर देते हैं सही से। यस, तो इसमें दिया है while doing an experiment with potentiometer it was found that the deflection is one-sided, okay, and the deflection decreased while moving from end A to the end B। यदि A से B तक हम जाते हैं, मूव कराते हैं इस जॉकी को, तो डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में डिक्रीज होता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि इस सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में करंट डिक्रीज हुआ है, करंट डिक्रीज हुआ है। अच्छा, तो आपसे पूछा गया है विच टर्मिनल ऑफ द सेल E1, ये E1 के दो टर्मिनल हैं X और Y, इनमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये आपको बताना है। तो भाई साहब ये देखिए कि हमारे पास जो प्राइमरी सर्किट है, इसका अपर हाफ जो है इसे प्राइमरी सर्किट कहते हैं। इसमें बैटरी है E और कोई यहाँ पे रियोस्टेट नहीं लगाया है, और ये वायर A भी है यहाँ पे। तो प्राइमरी सर्किट में करंट, एक बार आप सेकेंडरी सर्किट को भूल जाइए, सिर्फ प्राइमरी सर्किट पे ध्यान दीजिए। करंट फ्लो हो रहा होगा इस तरीके से, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं जानता हूं कि करंट की डायरेक्शन में चलने पर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। भाई बताओ, मानते हो कि नहीं? करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है। तो मैं यदि A और J पॉइंट की बात करता हूं तो मैं हमेशा कह सकता हूं कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे। तो मैं मान सकता हूं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये इनके बीच में शायद कुछ ऐसा बैटरी टाइप कुछ लगा होगा, जिससे ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं, इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं। और जो पार्ट है आपका A और J, उसमें मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है इस तरीके से। नीचे आपके पास जो ये वाला जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, इसमें आपके पास X है और यहाँ पे आपके पास Y है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है। और हम जब A से B की तरफ चलते हैं, A से जब B की तरफ चलते हैं तो ये वाली लेंथ जो है बढ़ जाती है, ये वाली लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इस वायर के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, और इसका मतलब इसका EMF जो है वो भी बढ़ता है। इसका EMF बढ़ेगा तो हमें जो गैल्वेनोमीटर करंट है उस वो डिक्रीज होता है। अब गैल्वेनोमीटर में करंट डिक्रीज कैसे हो सकता है जब ये EMF बढ़ रहा है? तो वो तभी हो सकता है कि जब X और Y के बीच में जो बैटरी है वो इस तरीके से लगी हो। अब ये E1 ऐसे है, ये बैटरी ऐसे है,
ये दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी जो है इनकी कनेक्टेड है आपस में, ये ईएमएफ बढ़ेगा तो नेट इफेक्टिव ईएमएफ जो है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट विल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ईएमएफ डिक्रीज होगा तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो भी जो है डिक्रीज होगी, इसका डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स पॉजिटिव हो और बाय नेगेटिव हो। इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास, इसको अलाइन कर लेते हैं पहले, फर्स्ट का ट्राई क्वेश्चन। First, a set of n equal resistors, capital R, each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास n रेजिस्टेंसेस हैं, n रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रेजिस्टर्स हैं और वो एक बैटरी से कनेक्टेड हैं और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R के बराबर ही है। बैटरी का EMF मान लेते हैं R के बराबर है। तो इस पूरे सर्किट में कुछ करंट फ्लो होता है, मैंने मान लिया वो I के बराबर मान लिया। तो यहाँ पे I की वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो I की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू EMF कितना है सर्किट में E के बराबर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे N जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में लगे हैं और उनके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये भी सीरीज में लगा है। सो NR प्लस R ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा और ये करंट की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम क्या कहते हैं कि हम अब एक ऐसा सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें n रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं और सेम बैटरी के साथ उनको कनेक्ट किया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास रेजिस्टर्स कुछ ऐसे हैं, वो पैरेलल में लगे हैं, R R R एंड R R R, ऐसे ही n रेजिस्टर्स हैं और वो एक बैटरी से कनेक्टेड हैं और बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टर R लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि ये वाला जो करंट है, इसमें जो करंट है वो इस करंट का 10 गुना आता है 10 इंटू आई। तो आपको बताना है n की वैल्यू कितनी है। तो आप इस सर्किट में भी करंट निकाल सकते हैं कि जब एक समान रेजिस्टर सीरीज पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है, R डिवाइडेड बाय n। तो ये सारे जो रेजिस्टर्स हैं, इतने सारे जो आपस में पैरेलल में हैं, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास R बाय n। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाता है कि यहाँ पे रेजिस्टर है R बाय n और एक बैटरी है और रेजिस्टर है R साथ में। यहाँ पे यदि हम करंट की बात करें तो करंट यहाँ पे 10I के बराबर होता है, इज इक्वल टू टोटल EMF कितना है E के बराबर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है R बाय n प्लस R के बराबर। अब दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास एक इक्वेशन है I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू R। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 10I इज इक्वल टू E अपॉन R बाय n, यानी कि R को कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 बाय n प्लस 1। ठीक, इसको थोड़ा थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाले को लिख लीजिए E इंटू n डिवाइडेड बाय R इंटू 1 प्लस n। दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा I अपॉन 10I इज इक्वल टू E अपॉन n प्लस 1 इंटू R डिवाइडेड बाय n टाइम्स E डिवाइडेड बाय R इंटू n प्लस 1। तो R इंटू n प्लस 1 से R इंटू n प्लस 1 चला जाएगा, I से I चला जाएगा, E से E चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 1 बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय n। तो यहाँ से मिल जाएगा n इज इक्वल टू 10। सो 10 नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो हैं सीरीज में और पैरेलल में लगे हुए थे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को अलाइन कर लेते हैं पहले। ओहो, इस तरीके से इसमें दिया है आपको कि सर्किट है उस फिगर 3.6, इसमें दो सेल हैं और वो ऑपोजिट कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में कनेक्टेड हैं। अच्छा, और इनके EMF जो हैं वो आपको दिए हुए हैं कि ये 6 वोल्ट है इसका EMF और इसका EMF जो है वो 4 वोल्ट है, लेकिन इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है, 8 ओम के बराबर है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है बेटा, 2 ओम के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए इस और इस पॉइंट के बीच में कितना होगा।
तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले आप पहले क्या कीजिए, इस पूरे सर्किट में करंट कैलकुलेट कीजिए कितना फ्लो होगा। तो जो बैटरी ज्यादा ईएमएफ की होगी वो अपने ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी। तो 6 वोल्ट जो है वो अपनी तरीके से करंट को फ्लो करवाएगी। तो इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं करंट कितना होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आप निकालिए पहले। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा, 6 - 4 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। और यदि हम आर इक्विवेलेंट की बात करें, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 8 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 ओम और ये हो जाएगा आपके पास 10। तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाती है यहाँ से 0.2 एम्पियर। अब ये पॉइंट ए और बी मैं कह सकता हूँ कि हमारे इस बैटरी के दोनों तरफ हैं। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हमारी बैटरी के टर्मिनल पॉइंट्स हैं। मैं ये बात कह सकता हूँ, समझ में आ गया। सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के, ये टर्मिनल पॉइंट्स हैं। और इस सेल के बारे में खास बात क्या है कि करंट जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज सर्किट में जा रहा है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जब घुसता है तो हम मानते हैं कि बैटरी इस करंट, इस एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, बैटरी चार्ज हो रही है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बैटरी E2 इज चार्जिंग, इज इन चार्जिंग स्टेट। तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हम बता सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो होता है E + IR के बराबर। तो यहाँ पे EMF कितना है आपके पास, EMF है 4 वोल्ट प्लस I कितना है 0.2 इंटू R रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। तो बन जाएगा आपके पास 4 + 1.6 इज इक्वल टू 5.6। 5.6 वोल्ट विल बी योर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इस क्वेश्चन को करने से पहले करेक्शन इसमें कर दें कि ये जो दोनों बैटरी हैं ये इस तरीके से हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से बैटरी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो दो सेल हैं, उनके ईएमएफ एक समान है लेकिन उनके इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, R1 और R2 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R2 के बराबर है। और ये दोनों एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जो है कनेक्टेड है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल R सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट बैटरी, इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कैपिटल R की आप वैल्यू बताइए। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इस सवाल में पहले आप करंट निकालिए इस पूरे सर्किट में कितना फ्लो होगा। इसमें करंट मैंने मान लिया I के बराबर और I की वैल्यू लिखी जा सकती है दैट इक्विवेलेंट EMF डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट EMF आप निकाल सकते हैं कि दो बैटरी सीरीज में लगी है, पोलैरिटी एक ही तरीके से है। सो E + E जो है 2E के बराबर आपको इक्विवेलेंट EMF मिल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में लगे हुए हैं। सो R1 + R2 + कैपिटल R ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपके पास करंट मिल जाएगा I की वैल्यू कितनी है। अब आप ध्यान से देखें कि पहला वाला सेल जिसके अक्रॉस हमें, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप 0 करना है, तो ये बैटरी बताओ चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट निकलता है तो हम कहते हैं कि वो डिस्चार्ज हो रही है, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट घुसता है जब, तो हम कहते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है। पॉजिटिव से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो हम कहेंगे डिस्चार्ज हो रही है, और यदि पॉजिटिव से घुसेगा करंट तो हम कहेंगे बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन है। मैं लिख सकता हूं फर्स्ट बैटरी इज डिस्चार्ज हो रही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, E - IR के बराबर आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलने वाला है। तो यहां पे इसका EMF कितना है, E के बराबर है, माइनस करंट कितना है आपके पास 2E डिवाइडेड बाय R1 + R2 + कैपिटल R इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 के बराबर। तो यहाँ R1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, तो इसको आप इसे 0 के बराबर ही कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 2E इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 +
R2 प्लस कैपिटल R। तो यहाँ से E से तो यहाँ E से E चला गया और आपको मिलता है R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2R1 और आपको यहाँ पे मिल जाएगा दैट कैपिटल R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो ये वैल्यू जो है आपको पता चल जाएगी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जिससे पहले वाले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर हो जाएगा। यदि आप में से कोई किसी को पता है कि एक बढ़िया PDF प्रेजेंटर जो है कौन सा सॉफ्टवेयर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वी नीड इट वेरी डेस्परेटली। आप जानते हैं क्यों चाहिए उनको, कि ये हो चुका है खराब। ओके अब हमारे पास है क्वेश्चन एक जिसमें दिया है कि दो कंडक्टर हैं, वो सेम मटेरियल से बनाया गया है, उनके सेम लेंथ है। कंडक्टर जो ए है वो सॉलिड वायर है जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है और कंडक्टर बी जो है वो हॉलो ट्यूब है जिसका आउटर डायमीटर 2 मिलीमीटर है और इनर डायमीटर 1 मिलीमीटर है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए टू बी। तो यहाँ पे भाई सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक ए जो है आपके पास एक सॉलिड कंडक्टर है, एक सॉलिड सिलेंडर नुमा है आपके पास कंडक्टर भरा हुआ है और इसका जो रेडियस है, इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है आपको, डायमीटर है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तो मैं इसको मान सकता हूँ स्मॉल r मान सकता हूँ, ये किसके बराबर है 0.5 मिलीमीटर के बराबर इसका रेडियस। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ कैपिटल L के बराबर है और इसकी रेजिस्टिविटी मान लेता हूँ रो के बराबर है। हमारे पास जो दूसरा सिलेंडर है वो एक हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस कुछ और है, आउटर रेडियस कुछ और है। तो यहाँ पे मैं दूसरा रेजिस्टर लेता हूँ जिसकी लेंथ बराबर है, मटेरियल बराबर है। फर्क बस इतना है कि ये हॉलो है, लेकिन हॉलो है बट बड़ा है पहले वाले से। इस तरीके से ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे तो यहाँ पे ये कितना है, इनर रेडियस, इनर डायमीटर 1 क्या है, इनर डायमीटर इज 1 मिलीमीटर, यानी इनर रेडियस कितना हो गया 0.5 के बराबर, स्मॉल r के बराबर। और जो आउटर रेडियस है बेटा वो उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, यानी कि इसका रेडियस कितना होगा आउटर वाले पार्ट का 2r के बराबर। ठीक, इसका लेंथ बराबर है और मटेरियल जो है वो भी बराबर है, इसका नाम है b के बराबर। आपको रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है RA डिवाइडेड बाय RB। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A, AA डिवाइडेड बाय रो L बाय AB, यानी कि रो और L जो है एक समान है दोनों में, लेकिन एरिया उनके अलग अलग हैं जहां से करंट फ्लो होता है। तो आप यहाँ रो L से रो L काट देंगे तो आपको मिल जाएगा रेशियो AB बाय AA। तो बस एरिया का रेशियो जो है वही आपका आंसर होगा। तो आप इनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज का रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले वाले जो बी का एरिया है वो मैं लिख सकता हूँ पाई 2r का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का एरिया मैं लिख सकता हूँ कितना, पाई r स्क्वायर के बराबर, पाई r स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस का रेशियो RA बाय RB। पाई 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 कट जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा तो मिल जाएगा आपके पास 2 4 माइनस 1 3:1। सो 3:1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक सर्किट है आपके पास और हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ नो करंट टू द स्टेट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम जानते हैं इतना कि जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो अपने थर्मल एजिटेशन के साथ साथ एक ड्रिफ्टिंग मोशन जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपसे ये कह रहे हैं कि यदि आप ड्रिफ्टिंग को इग्नोर कर इसमें यदि आप थर्मल एजिटेशन को इग्नोर कर दें तो मान लीजिए कि ड्रिफ्ट पहले नहीं कर रहे थे, अब बाद में वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो इतना करने में कितना एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है पहले पार्ट में।
और इसमें कुछ डेटा दिया है जो सेकंड पार्ट के लास्ट में दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है इतना, और लेंथ ऑफ सर्किट दिया है इतना, क्रॉस सेक्शन एरिया है इतना, और ये हमारे पास सर्किट है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है। करंट की वैल्यू बता सकते हैं बिना देखे, 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaEVD, NaEVD। तो यहां से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू पता लगा सकते हैं I/NA × E। तो ड्रिफ्ट स्पीड आपको मिल चुका है। अब कितना गेन किया है एनर्जी, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल सर्किट, पूरे सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बता रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। थर्मल एजिटेशन को इग्नोर करना है, सिर्फ ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो पहले बिल्कुल भी ड्रिफ्ट नहीं था, कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी, बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है इसके बराबर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू हाफ इनटू मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका यह है कि नंबर डेंसिटी दी हुई है n के बराबर, और इस नंबर डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे सर्किट में जितना वायर लगाया है उस पूरे वायर का वॉल्यूम, विच इज लेंथ इनटू एरिया। तो ये बेटा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपको यहां पे मिलेगा टोटल मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सर्किट। अब इनटू स्पीड का स्क्वायर, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड का स्क्वायर, ड्रिफ्ट स्पीड का स्क्वायर जो है यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है Vd का स्क्वायर। तो ये आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा दैट काइनेटिक एनर्जी जो उसने गेन किया है एक्चुअली हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स ने, हो जाएगा हाफ इनटू m विच इज NaLm इनटू ड्रिफ्ट स्पीड का स्क्वायर विच इज I स्क्वायर डिवाइडेड बाय NaE का स्क्वायर। अब ये सारी जो बातें हैं, सारी जो डेटा आपको दिया है उसको आप पुट कर देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आपको यहाँ डालना है तो आप डालेंगे 9.1 इंटू 10⁻³ kg। सारी क्वांटिटीज SI यूनिट्स में डालनी है, तभी आपका आंसर जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पुट करेंगे। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आपको पुट करना है। लेंथ जो है, लेंथ कितनी दी हुई है बेटा आपको, 10 सेंटीमीटर दी है, तो 0.1 मीटर आपको ये पुट करना है। तो ऐसे ऐसे करके आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, दो सेल हैं और उनके वोल्टेज 10 वोल्ट और 2 वोल्ट के बराबर हैं, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 5 ओम के बराबर है, और इनको कनेक्ट कर दिया जाता है पैरेलल में विद द पॉजिटिव एंड ऑफ 10 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल ऑफ 2 वोल्ट बैटरी। फाइंड द इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। डायग्राम दो बार बना दिया है, 2 बार डायग्राम आ चुका है, एक ही बात है, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो आपको बेटा क्या करना है कि ये हमारे पास जो बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं इनका आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए बेटा दो सेल जो हैं, ये सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपस में लगे हुए हैं पैरेलल में, और पैरेलल में आपको इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितना होता है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब हम E1/R1 प्लस E2/R2 लिखते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली प्लस की जगह प्लस माइनस हमें लिखना चाहिए कि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बैटरीज किस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ ये बैटरीज की पोलैरिटी जो है अलग अलग है। ये बैटरी का पोलैरिटी लेफ्ट इधर, और सॉरी नेगेटिव पोलैरिटी इधर, पॉजिटिव पोलैरिटी इधर, इधर पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो यहाँ पे बीच में आपको माइनस लगाना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 1/5। तो ये तो हो गया आपके पास इक्विवेलेंट ईएमएफ। और यदि आपको
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 10 से 10 चला गया एक बार, सो 5 3/5 3/5 डिवाइडेड बाय इधर आपके पास 1/10 2/10 3/10, तो 3/10 क्या जाएगा आपके पास, सो ये आ जाएगा आपके पास 2 वोल्ट के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये आ जाएगा आपके पास 10/3, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3 ओम। तो बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका आंसर कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव किसको माना था, 10 वोल्ट वाली बैटरी को। तो 10 वोल्ट वाली बैटरी के जैसी ही एक बैटरी आपको रखनी है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट होगा और पोलैरिटी ऐसे ही होगी और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस 10/3 ओम के बराबर आपको लिखना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय बाय।